I will again tell, no issues. So basically this is a website link for this course, right? This is your home page. Let me share this link so you can also parallelly have the access. Just check it on your chat box. Just open this parallelly. So in this website, here is the academic calendar that you all may be receiving by your mail also, and website also is there. So this is the academic calendar for your batch. So you are supposed to having online teaching till 29th of October. Yes? Sir, the link is showing an error. Error? What error? 404 something. Do you have your Thapar email accounts? Yes, sir. Yes, sir. So Thapar से आपने किया हुआ login? Yes, sir. Yes, sir. फिर error क्यों आ रहा है? सर मेरा चल गया है। चल गया, बाकी जो चेक करो इसके मेरा भी फॉलो चल गया सर। चलेगा बच्चे, थापर से चलेगा सबको। It is working. ठीक है, तो ये आपका एकेडमिक कैलेंडर है। इसका आपको क्लैरिटी है इसके बारे में क्या है। एकेडमिक कैलेंडर ये आपका ऑनलाइन टीचिंग है टिल 29th of October। उसके बाद आपकी ये ब्रेक पीरियड है। देन ऑफलाइन टीचिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 10th of November एंड इट विल गो अप टू 4th of January एंड देन वी विल हैव अ एग्जाम फॉर दैट, राइट। सो ये तो आपका एकेडमिक कैलेंडर आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए साइट पे डाला हुआ है। अलॉन्ग विद दिस जो हमने आज डिस्कस करना है पहले वो है आपका डिटेल्ड सिलेबस। So this is the syllabus for your UEC 001 electronic engineering. You can see on the right hand side it's LTP returns. So it means lecture, tutorials and practicals. So it means कि आपका 1 week में 3 lectures होंगे, एक ट्यूट होगा इस सब्जेक्ट का और 2 घंटे की लैब होगी। So these are number of hours that we are using. 3 hours for the lectures means 3 lectures, 1 hour for tutorial and 2 hours for practical in 1 week. But for this academic calendar we are having, whenever you come to the offline classes, you will having a 4 lectures, right? So that's it. And this subject is carrying a credit of 4.5. So as you all are very new to this system, so let me first tell you that your valuation is on the basis of credits, right? तो जो आपकी सीजी स्कोर बनेगा वो आपका क्रेडिट के ऊपर बेसिस के ऊपर बनेगा। तो जो भी कोई कोर्स होगा जिसके अंदर लैब कंपोनेंट भी है, ट्यूटोरियल भी है, लेक्चर भी है, so उसका मैक्सिमम क्रेडिट होता है। तो 4.5 क्रेडिट से मैक्सिमम। मान लो इस सब्जेक्ट में लैब और हमारा ट्यूट ना होता तो इसका क्रेडिट सिर्फ 3 होता। तो इसका एडवांटेज क्या मिलता है आपको कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर हायर क्रेडिट है उसके अंदर आपको यू ट्राई टू गेट ऑन द अपर साइड ऑफ द ग्रेडिंग A plus or sorry A minus or B, because this 4.5 is going to get accumulated in for your entire semester CG। उस जो सीजी का स्कोर हम जो निकालते हैं तो उसमें करते क्या है कि हर एक सब्जेक्ट में आपने क्या स्कोर किया, कौन सा ग्रेड है आपका, मल्टीप्लाई विद दैट सीजी। जैसे इसका मान लो आपका A ग्रेड आया स्कोर इसके अंदर तो 10 into 4.5 इस तरह से निकालेंगे। अगर A माइनस आया तो 9 into 4.5, B आया तो 8 into 4.5, so like that। so जितना आपका लोअर ग्रेड होता रहेगा उतना आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर कम होता रहेगा। तो आपने ये बहुत ध्यान रखना शुरू से ही कि जो भी आप सब्जेक्ट उठाओगे, नॉट ओनली यूएससी 001, जितने भी आपके सब्जेक्ट होंगे जिसके अंदर हायर क्रेडिट है आपका उसके ऊपर आपने ज्यादा बहुत अच्छे से फोकस करना, बिकॉज दैट इज गोइंग टू मेक योर सीजी ऑन द हायर एंड, राइट। ऐसा नहीं कि बाकी में नहीं करना है, बाकी में भी करना है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा टेंशन पे करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर लैब कंपोनेंट भी है जिससे आपके मार्क्स और अच्छे हो सकते हैं, राइट। अब आए थे इसके सिलेबस के ऊपर। तो आप इस सिलेबस में देखो हमारे पास चैप्टर्स क्या है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, देन वी आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, ऑप एम्प्स। So these 3 chapters are for your analog electronics. Basically this syllabus is divided into 2 sections. One is analog electronics, one is digital electronics. So under analog electronics we are having these 3 chapters: semiconductor devices, electronic devices and circuits, and operational amplifier circuits. And under digital electronics we are having 2 chapters. One is digital system and number systems and combination and sequential logic. So इसमें क्या पढ़ेंगे आप लोगों ने पहले थोड़ा बहुत फिजिक्स वगैरह पढ़ा होगा, सेमीकंडक्टर डायोड के बारे में, है ना, ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा कुछ बताइए। यस सर। हाँ, तो आपका जो पहला चैप्टर जो हम आज स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही सिंपल वाला है, आपका डायोड से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या है आपका सिलेबस के अंदर, पीएन जंक्शन डायोड है कि कैसे काम करता है ये, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, राइट, और इसका हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड। एंड
इफ इट इज आइडियल डायोड तो क्या होगा, प्रैक्टिकल डायोड होगा तो क्या होगा. देन वी आर हैविंग अ डायोड स्मॉल सिग्नल मॉडल, कि अगर आपने डायोड को एज अ स्मॉल सिग्नल मॉडल रिप्रेजेंट करो तो कैसे करोगे आप, हाउ विल रिप्लेस दैट सिंबल, राइट. Then we are having a diode switching characteristics, and along with that we are having a Zener diode. So दो डायोड आपके सिलेबस में, एक पीएन डायोड, एक आपके पास Zener डायोड. Zener डायोड के सिर्फ हम एप्लीकेशन में पढ़ेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि भी क्या होता है, कहां पर यूज करते हैं. ये आपने शायद थोड़ा पढ़ा भी होगा. पढ़ा होगा Zener डायोड के बारे में कुछ? सर Yes, sir. नहीं था मेरे ख्याल से Zener diode इस ओके साल. ओके, पीएन डायोड पढ़ा सबने? यस सर. चलो पीएन डायोड को मैं जस्ट थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, क्या होता है पीएन डायोड. एनीवन? Okay, let me ask Adya Nagpal. अनम्यूट करो बच्चे. आद्या नागपाल. ओके, देन आयुषी वधवा. बोलो. चलो जिसको पता है वो I बोल दो. don't recall properly. हाँ, Sir, I'm not able to recall it properly. ओके. एनीथिंग यू रिमेंबर रिगार्डिंग पीएन डायोड? पीएन में का मतलब क्या है, चलो ये बता दो. Majority चार carriers वेरी गुड. Positive and होंगे. negative charge P-type and carriers. type. पॉजिटिव एंड When नेगेटिव चार्ज P-type and कैरियर्स. N-type semiconductors are fused together. Yes, Very sir. good. तो P और N type है. हाँ, तो हमारे पास क्या होता था, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होता था, एक एन टाइप होता था. दोनों को मिला के हम क्या बनाते थे, एक ही पीएन direction टाइप बनाते थे. तो P पी and टाइप में आपने N. पढ़ा होगा, पी टाइप में कौन से मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं. Holes. एन टाइप में Electrons. Electrons. जब हम पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो क्या होता है, सबसे पहले पता है आप लोगों को, डिफ्यूजन होती है. क्या होता है? Region form होता है विंडशिटी पे उनकी. हाँ, क्योंकि हमारे पास क्या है, अगर एक तरफ एन है एक तरफ पी है, तो जब हम इसको ज्वाइन करते हैं आपस में, पास लेके आते हैं, तो होता क्या है, जहां पर मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं एक तरफ मेजॉरिटी में होल्स हैं, राइट. सो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ Electrons. इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बोथ, राइट. अब Okay. इलेक्ट्रॉन अगर मान लो लेफ्ट से राइट जा रहा है तो डायरेक्शन कहां होगी करंट की? Right. Right to left. राइट टू लेफ्ट. Right to हो left. जाएगा. अगर होल तो मींस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसकी ऑपोजिट उसके- हमारी डायरेक्शन होती है करंट की, ये हमें पता है. और दूसरी बात क्या है कि जिस डायरेक्शन में होल जा रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा करंट भी है. Current. ठीक है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे, आपको दिखाऊंगा पीपीटी के थ्रू कि भी पीएन डायोड में कैसे काम करे. और आइडियल डायोड का मतलब क्या होता है कि जो बिल्कुल आइडियल है. आइडियल का मतलब क्या हुआ? Connected नहीं है वो. कनेक्टेड. सी आइडियल हम कहते हैं ना कि आइडियली आप सबके 10 पॉइंटर आने चाहिए. Dynamic हाँ? resistance 0 होगा. Sir, dynamic resistance will be 0 for the हाँ, ideal. बेसिकली क्या है, जब हम कहते हैं कि आइडियल डायोड में उसकी डायोड की इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है. Yeah. कुछ नहीं लगाया तो VT 0 है. ठीक है, और जैसे कुछ वोल्टेज लगे 0.7 तो 0.7 के ऊपर सेट में वो ऊपर शिफ्ट कर गया. बट आइडियली हमारा होता नहीं है. बट आइडियली हम कहते हैं कि आइडियली देयर शुड बी 0 ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड, बट देयर इज सम स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रॉप, maybe some millivolts, microvolts, but there is some drop, right? So हम ये पढ़ेंगे आइडियल डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं और how they are different from the practical diode characteristics, ये हम देखेंगे. अब जो पीएन डायोड होता है ये आपने पढ़ा होगा, इसको हम या तो फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं या हम रिवर्स बायस कर सकते हैं, है ना. Yes sir. Yes. तो जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं इसका मतलब क्या होता है, जस्ट P रिकॉल कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, रिकॉल कर रहे हैं आज हम. एंड को P से कनेक्ट कर देते थे और नेगेटिव एंड को N से कनेक्ट कर बस, देते. तो उससे होता क्या था, The charge will be flows. on the चार्ज second. फ्लो शुरू होता है. क्योंकि जब हमने कहा कि स्टार्टिंग में आपका पी और एन जब पड़े हुए हैं, जब इनके बीच में ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके कैरियर्स की मूवमेंट होगी, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, कैरियर्स की मूवमेंट स्टॉप हो जाएगी, है ना. तो अब इनको फर्दर मूव कराने के लिए आपको बायस करना पड़ेगा. इनको बायस का मतलब क्या है कि हम इसको वोल्टेज लगानी पड़ेगी, एक्सटर्नल वोल्टेज, क्योंकि पहले जो मूवमेंट हो रही है कैरियर्स की वो विदाउट वोल्टेज हो रही है. जैसे हम एग्जांपल देते हैं जनरल डिफ्यूजन का, कि मान लो एक परफ्यूम की बोतल है, इफ दिस बॉटल इज क्लोज्ड
आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। द मोमेंट यू ओपन इट एंड जस्ट स्प्रे इट, तो क्या होगा, वो सारे के सारे पार्टिकल्स आपके एयर में डिफ्यूज होके आपके पूरे रूम में स्मेल आ जाएगी उसकी, राइट। सिमिलरली आपके पास क्या है, जब आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, व्हेन यू ब्रिंग इट क्लोजर, तो जहां पर इस तरह मान लो आपके पी टाइप है, यहाँ पर एन है, तो पी में होल्स ज्यादा है, एन में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो क्या होगा, इस तरफ होल्स नहीं है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, माइनॉरिटीज में है, देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ कैरियर्स। तो जब मूवमेंट होगी तो क्या होगा, एक बीच में एक लेयर बन जाएगी, उसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन। जो फर्दर हमारे कैरियर्स को डिफ्यूज होने के बाद रोक देगी। अब अगर मुझे मतलब फर्दर डिफ्यूजन मतलब फर्दर करंट को फ्लो करवाना है, कैरियर्स को फ्लो करवाना है, तो हमें बायसिंग करनी पड़ती है। तो जैसे आपको बताया कि हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या है कि जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर है उसके अक्रॉस मैंने पॉजिटिव टर्मिनल लगाया बैटरी का, और दूसरी तरफ मैंने क्या लगाया, नेगेटिव टर्मिनल। तो इससे क्या होगा, जब पॉजिटिव लगाया तो पॉजिटिव ने पॉजिटिव पी पे लगाया और पी पे मेजॉरिटी में होल्स है, तो होल्स विल गेट पुश टुवर्ड्स द अदर साइड ऑफ जंक्शन, उनको पीछे से एनर्जी मिल रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव मिल रहा है, तो दे आर आल्सो गेटिंग एनर्जी, तो दे विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द वन साइड टू अदर साइड ऑफ द जंक्शन। और जब कैरियर्स फ्लो करते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ जनरेशन ऑफ करंट, राइट। तो जब भी कैरियर फ्लो करेंगे तो आपका करंट जनरेट होगा। नाउ अगर मैं इस डायोड को रिवर्स बायस कर दूं, रिवर्स का मतलब क्या है कि पी पे मैंने लगाया नेगेटिव, एन पे लगाया मैंने पॉजिटिव, तो क्या होता है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाते हैं डिप्लीशन रेजिस्टेंस रीजन। बढ़ जाती है। डिप्लीशन रीजन की विड्थ इतनी होती थी पहले, इतनी हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ गई, इट विल फर्दर स्टॉप द मूवमेंट ऑफ कैरियर्स, बट even you apply reverse bias, there is still small amount of current flow through the diode. Do you know that? Yes, sir. Reverse saturation current, लीकेज करंट इसको बोलते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। तो जो हमारा रिवर्स करंट है वो किसकी वजह से आता है, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से, क्योंकि जब हमने कहा कि P को नेगेटिव लगाया और N को पॉजिटिव लगाया, बट P में कुछ माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, और इधर हमारे पास N में माइनॉरिटीज में होल्स भी हैं, so they gets drifted towards the other side of the junction, so there is always a small amount of current, इसको बोलते हैं हम लीकेज करंट, right, that is always there whenever we reverse bias a diode। माइक्रो में फ्लो करता है इनका माइक्रो में होता है, बिल्कुल ठीक बात बोली। जो हमारा फॉरवर्ड करंट होता है फॉरवर्ड बायस में वो होता है मिली एम्पियर्स में, ये हमारा होता है माइक्रो एम्पियर्स में या नैनो एम्पियर्स में भी हो सकता है, बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा पहला चैप्टर तो बहुत ही सिंपल है, इसमें सिंपल डायोड पढ़ना है हमने, और उसके बाद एक आता है ज़ीनर डायोड। अब ये ज़ीनर डायोड में क्या होता है कि इट ऑपरेट्स अंडर रिवर्स बायस। रिवर्स बायस का मतलब क्या है कि जब मैं रिवर्स बायस लगा रहा हूं तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगी, सर अगर रिवर्स बायस में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका यूज क्या है, व्हाई वी आर यूजिंग इट, एनीवन? The Can voltage. you please repeat the question? वोल्टेज, Sir, to maintain the voltage. यस। अगर आपको देखो आपके घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं, या हम जब यहाँ आप आओगे लैब में आपको एक्सपेरिमेंट्स करवाएंगे, जितनी भी हमारी लैब की किट्स होती हैं, all these kits, all these lab जो electronic equipments है, they are being driven by a stable voltage। इसको हम बोलते हैं कि you should have a stable voltage। ये ना हो कि अगर मैंने कहा कि 5 वोल्ट चाहिए, आपकी आ रही 5.1, कभी आ रही 4.9, कभी आ रही 5.2, कभी no, we don't want fluctuating, we want a regulated supply to be given to our electronic devices। जैसे आपका लैपटॉप अभी जहाँ इस पे आप कर रहे हो, लेक्चर लगा रहे हो ना, अब लैपटॉप के अंदर आपने चार्जर लगाया हुआ है, अब ये चार्जर क्या कर रहा है पता है आपको, ये कैसे चार्ज कर रहा है इसको, सर डायरेक्ट पावर सप्लाई कर रहा है पावर सप्लाई। ये जो चार्जर है कौन सी सप्लाई दे रहा है हमें, एसी दे रहा है, डीसी दे रहा है? सर, डीसी दे रहा है सर। All agree to this? यस सर। ओके। अब तो आप जो मेंस पे लगा रहे हो वो तो आपका एसी आ रहा है, तो चार्जर क्या कर रहा है आपका, इसका मतलब करंट को ट्रांसफॉर्म कर रहा है एसी टू कन्वर्ट इट इज कन्वर्टिंग एसी टू डीसी, डीसी। इसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। तो जो आपका डायोड है यहाँ पर जो काम करेगा, जो हम डायोड को यूज करेंगे फॉर रेक्टिफिकेशन पर्पसेस, तो जो आपके पास जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, हर एक के अंदर हमें एक रेगुलेटेड सप्लाई वोल्टेज चाहिए होती है, ताकि आपका डिवाइस डैमेज ना हो, है ना। फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज आएगी तो डैमेज हो जाएगा। तो अब उस रेगुलेटिव वोल्टेज को देने के लिए
हमें रेगुलेटर्स चाहिए होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर्स या स्टेबलाइजर्स इसको बोलते हो आप, है ना। आपने एसी लगाया, वहां पर स्टेबलाइजर लगाया हुआ है। अब आजकल तो इनबिल्ट होते हैं, इनबिल्ट ही आए थे स्टेबलाइजर्स। अदरवाइज पहले क्या होता था, टीवी के ऊपर स्टेबलाइजर पड़ा हुआ था, फ्रिज के ऊपर अलग से पड़ा होता था, राइट। सो फॉर एवरी डिवाइस वी रिक्वायर अ स्टेबलाइजर, बट नाउ एवरीथिंग इज कमिंग इनसाइड अ चिप जिसके अंदर स्टेबलाइजेशन हो रही है। अब जो आपका जीरो डायोड है, इसको हम जनरली यूज करते हैं फॉर द रेगुलेशन पर्पसेस, वोल्टेज रेगुलेशन पर्पसेस के। कि अगर मान लो मैंने आउटपुट पे मान लो एक मैंने फैन लगाया, फैन की जगह मैंने अगली बार एसी लगा दिया, एसी की जगह मैंने अगली बार ट्यूब लगा दी, कुछ भी लगा दिया, मींस अगर मैं लोड वेरी कर रहा हूं तो आपका आउटपुट करंट वेरी नहीं होना चाहिए, आपकी रेगुलेटरी सप्लाई आनी चाहिए। तो आप जीरो डायोड जब यूज करते हो ना, तो जब भी आप जीरो डायोड यूज करोगे, मार्केट से परचेज करोगे, तो उसमें लिखा आता है कि उसकी जीनर वोल्टेज क्या है, राइट। वो भी पढ़ेंगे डिटेल के अंदर हम। तो जीनर, हर एक जीनर डायोड की डिफरेंट वोल्टेज होती है, मतलब 4 वोल्ट्स का है, 3 वोल्ट्स का है, 5 वोल्ट्स का है, 10 वोल्ट्स का है। जितनी आपको वोल्टेज रेगुलेशन चाहिए उतनी चाहिए। मींस अगर मैं चाहता हूं कि मेरे डिवाइस 10 वोल्ट से ऊपर काम कर रहा है, जैसे अडाप्टर है मान लो मेरा 12 वोल्ट्स के ऊपर चल रहा है, तो आई विल गेट अ 12 वोल्ट जीनर डायोड, कि 12 वोल्ट से ऊपर आते ही वो ऑन हो जाएगा, राइट। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में इसकी वर्किंग, कि जीनर डायोड कैसे यूज करना है। Then after this diode portion is over, then we will go to the BJT और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सर्किट्स। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, पी एंड बताया आपको, एज ए रेक्टिफायर पढ़ेंगे, क्लिपर क्लैंपर। अभी क्लिपर क्लैंपर सुना हुआ ना आप लोगों ने कभी, क्लिपर्स क्लैपर्स, शायद नहीं सुना होगा। नो सर। नो हाँ, No, सर। sir. नो सर। अब जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। Is it visible to everybody? यस सर। यस Yes, सर। sir. If suppose I am giving a input, a sine wave, suppose. ठीक है, suppose this is the input given to me and I want कि आपकी जो output है ना, वो ऐसे आए कुछ, means I want to clip down suppose this portion I need, suppose I want to just clip का मतलब क्या, काटना। ठीक है, कि मान लो मेरे को किसी भी सिग्नल में कुछ वेवफॉर्म डिजायर्ड नहीं है मेरी, तो मुझे उसको क्लिप आउट करना है। तो उसको क्लिप आउट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, क्लिपर्स। तो क्लिपर्स में क्या है, वी कैन हैव अ पॉजिटिव क्लिपर, वी कैन हैव अ नेगेटिव क्लिपर। पॉजिटिव क्लिपर का मतलब क्या है कि मान लो मैंने ये इनपुट दिया, आउटपुट ऐसी आई कुछ, मींस कुछ ऊपर वाला पोर्शन उड़ गया, पॉजिटिव पोर्शन। इट माइट बी, सपोज करिए ये मेरी इनपुट थी, द एंटायर सिग्नल साइन वेव, एंड दीज आर द टू आउटपुट्स। ठीक है, तो अब ये जो दो आउटपुट्स आई हैं, ये दोनों आउटपुट्स पता है किस कैटेगरी में फॉल करेंगी, दे विल फॉल अंडर द पॉजिटिव क्लिपर। क्यों? क्योंकि जो मेरा इनपुट सिग्नल था उसकी अब जो कट रहा है वो एक थ्रेशोल्ड से ऊपर वाला पोर्शन कट रहा है। तो आपने ये नहीं कहना कि पॉजिटिव वाला पोर्शन कट रहा है, नेगेटिव वाला पोर्शन कट रहा है, नहीं भी। आपने क्या देखना है कि जो आपका थ्रेशोल्ड है उसके ऊपर कट रहा है या नीचे कट रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये थ्रेशोल्ड मान ली बीटी, यहाँ पर ये बीटी है। लेकिन अगर कहीं मेरी आउटपुट ऐसी आती, हाँ जी बोलो, अब ये जो मैंने बनाई ये दो आउटपुट्स, ये कैसी होंगी, पॉजिटिव होंगी नेगेटिव होंगी? हाँ जी बताइए। जो ये मैंने बनाया है 1 नंबर एंड 2 नंबर, इसमें क्या हो रहा है, इनपुट सिग्नल का नीचे वाला पोर्शन कट रहा है एक थ्रेशोल्ड के बाद, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव। ये हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आपको और भी दे रहा हूँ कि क्लिपर्स का मतलब क्या होता है, कि पॉजिटिव क्लिपर होता है, नेगेटिव क्लिपर होता है। ठीक है, देन लेट्स गो बैक। उसके बाद क्या है आपका ऑपरेशन ऑफ
बीजेटी एंड ट्रांजिस्टर बायसिंग। अब आपने बीजेटी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत तो, है ना? पढ़ा है बीजेटी? नो सर नहीं। ओके, कोई बात नहीं। इसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इसमें क्या होता है, वी आर हैविंग 3 टर्मिनल्स, Yes, sir. either it is NPN, sorry, PNP. PNP. yes, तो इसके जो 3 टर्मिनल्स हैं वो कौन से होते हैं? एक होता है एमिटर, एक होता है बेस, एक होता है कलेक्टर। सिमिलरली इसका एमिटर, बेस, कलेक्टर, ई बी सी। तो आपका जो ये बीजेटीएस को बोलते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर बाइपोलर इसलिए बोला यहाँ पर क्योंकि हम 2 तरह से कैरियर्स यूज कर रहे हैं, और जंक्शन यहाँ पर 2 है, एक ये जंक्शन है J1 जंक्शन, एक जंक्शन J2। आपने जो डायोड पढ़ा था, डायोड में एक जंक्शन था, सिंगल जंक्शन, यहाँ पर आपको 2 जंक्शन है, राइट? एंड दिस इज यूज्ड टू ट्रांसफर द रेजिस्टेंस, इसलिए इसका नाम ट्रांजिस्टर। क्लास में चले जाए आपसे तो मुझे बाकी सिर्फ जो पूछना है उसने वो करो, ठीक है? तो आपका जो ये बीजेटी है ये हम पढ़ेंगे, इसमें हमारे पास क्या होता है, वी आर हैविंग 3 डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है आपके पास कॉमन बेस, एक होता है कॉमन एमिटर, एक होता है कॉमन कलेक्टर। फिर पढ़ेंगे इसके हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, then we will teach output characteristics for these 3 configurations। तो ये आपका सिलेबस में एक है। देन अब जो आपका ये कॉमन बेस, कॉमन मीटर, कॉमन कलेक्टर है ना, तीनों कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है ट्रांजिस्टर में? बेसिकली मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि कहाँ यूज करते हैं ट्रांजिस्टर को? एज ए एम्पलीफायर, और इट कैन बी यूज एज ए स्विच। तो जब एम्पलीफायर में यूज करते हैं तो हम कहते हैं इससे कुछ गेन होगा, है ना? गेन कितना है इसका? तो उसमें हम यूज करते हैं वर्ड अल्फा, बीटा, गामा। ये यूज करते हैं, अल्फा इज फॉर द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, बीटा इज फॉर द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, एंड गामा इज फॉर द कॉमन कलेक्टर। तो ये अल्फा, बीटा, गामा हम पढ़ते हैं। देन वी विल ट्राई टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गामा आल्सो, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है? अब जो मैंने आपको पीछे बताया था कि वी विल डिस्कस द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जब डिस्कस करते हैं ना तो हमारे पास ट्रांजिस्टर में क्या होता है, देयर आर 3 डिफरेंट रीजन्स। एक होता है एक्टिव रीजन, एक होता है कट ऑफ, एक होता है सैचुरेशन। तो जब मैं ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज करना है तो आई नीड टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर ओनली इन द एक्टिव रीजन, not in the cutoff, nor in the saturation, always active whenever I want to do amplification using a BJT. But whenever I am using a transistor as a switch, then do remember we can not go for the active region, we can either go for either saturation or go for cutoff. तो switch आपको पता है, जब आप बटन ऑन ऑफ करते हो ना, आपने फैन का बटन ऑन किया तो फैन चल पड़ा, ऑफ किया तो ऑफ हो गया। तो जब ऑन करने का मतलब क्या है, सैचुरेशन में जाओगे, ऑफ का मतलब क्या है, कट ऑफ में चले। तो ये हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के अंदर कि द ट्रांजिस्टर जब बायसिंग करेंगे रिलेशन अल्फा बीटा गामा के बीच में, एंड देन वी डू द ट्रांजिस्टर एज अ स्विच एज एन एम्पलीफायर, उसका रिस्पांस करेंगे। देन along with this BJT we do have FETs। FETs क्या होते हैं वो भी बता देते हैं आपको कैसे। FET stand for field effect transistor। अब इसमें क्या होता है, एन चैनल FET, एन चैनल JFET बोलते हैं, देन पी चैनल JFET। सो वी विल स्टडी दिस आल्सो कि आपके पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, वो पढ़ेंगे इसके, ठीक है? देन आफ्टर दिस वी विल हैविंग अ CMOS। CMOS का में क्या है, जैसे MOS होता है, इसमें हमारे पास मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। सो MOS में कैटेगरीज होती हैं, एक होता है PMOS,
एक होता है NMOS, एक होता है CMOS. PMOS stands for your P channel MOS, P channel metal oxide semiconductor. NMOS का मतलब क्या है? N channel MOS. CMOS stands for complementary MOS. राइट, तो ये हम तीनों टाइप के पढ़ेंगे कैसे हमारे MOS होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है. देन in the end of this BJT we do have this CMOS as an inverter, NAND and NOR gates. Then we CMOS को आपने कैसे NAND gate का यूज करना है, NOR gate यूज करना है. Then we do have the logic families. अब आप ये देखो, आपने थोड़ा बहुत प्लस 2 वगैरह में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स पढ़े होंगे ना, AND गेट, OR गेट पढ़े हुए हैं. Yes, Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. अब ये जो हम कहते हैं AND गेट है, Yes, हम sir. AND गेट में जनरली लिखते हैं, जैसे मान लो आपकी इनपुट्स A और B है, आउटपुट Y है, तो हम कहते हैं 0 0 0 1 1 0 1 1, है ना. तो हम कहते हैं AND गेट में जब दोनों इनपुट्स हाई होंगे, ये सारे इनपुट हाई होंगे, तभी आपकी आउटपुट हाई होती है, अदरवाइज क्या होती है? 0. ये हम लोग अपने आप बोल रहे हैं एज पर द ट्रूथ टेबल. बट अगर मुझे इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करना है तो आई डू रिक्वायर समथिंग. तो यहां पर काम आता है किसका? लॉजिक फैमिलीज का. तो जो आपको यहाँ पर सिलेबस में लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, CMOS लॉजिक, TTL एंड CMOS लॉजिक फैमिलीज. तो ये जो लॉजिक फैमिलीज है, ये करती क्या है? लॉजिक फैमिलीज बेसिकली किसी भी लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए हेल्प करती है. तो यहाँ पर एक होता है TTL फैमिली. TTL स्टैंड्स फॉर ट्रांजिस्टर लॉजिक. ठीक है. तो अब ये जो TTL लॉजिक होता है, ये आपको क्या यूज करते हैं? इसमें हम आपको करवाएंगे. एक ओपन गेटर होता है, एक टोटम पोल होता है, डिफरेंट कन्फिगरेशन होती है. उस कन्फिगरेशन को कैसे आपने यूज करना है कि आपका वो सर्किट बिहेव करे एज अ AND गेट और एज अ NAND गेट और अ NOR गेट. ठीक है. तो इन चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्टेप को इंप्लीमेंट करने के लिए वी डू रिक्वायर सम लॉजिक फैमिलीज, जो किसकी बनी होती हैं? ट्रांजिस्टर्स की, रेजिस्टर्स, डायोड, ये सिंपल कंपोनेंट यूज करते हैं टू मेक अ AND गेट और NOR गेट. तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे यूज करते हैं लॉजिक को. ठीक है. तो ये तो आपका सेकंड चैप्टर रिगार्डिंग एनालॉग वाला पार्ट. थर्ड चैप्टर में क्या आता है आपका? ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स. इसका नाम सुना आपने ऑप एम्प्स का पहले कभी प्लस 2 में? बताइए, नहीं सुना होगा शायद. No, sir. No, sir. No, sir. क्या है ऑपरेशनल एम्पलीफायर? अभी तक आपने जितने भी एम्पलीफायर पढ़े होंगे या कभी देखे होंगे, सोचा होगा आपने, सोचा होगा एम्पलीफायर का मतलब है कि जो इनपुट दो आउटपुट एम्पलीफायर करे. जैसे मैंने माइक लगाया, गाना गाया, तो उस आपको सब कुछ सुना है, राइट? आपने हेडफोन्स लगा दिए, आप अपना एम्पलीफायर रिकॉर्डिंग सुन रहे हो. द क्वेश्चन इज दैट कि एम्पलीफायर इज ऑलवेज एम्पलीफाइंग द इनपुट सिग्नल. कि मैंने यहाँ पर एक एम्पलीफायर था, मान लो उसका गेन A था, मैंने इनपुट दिया X, तो आउटपुट आप कहोगे A into X हो जाएगा, है ना? ये हमारा नोशन है जनरली. लेकिन जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स हैं, ये थोड़ा स्पेशल कैटेगरी के होते हैं. इसमें क्या होता है, इसके पहले तो मैं आपको सिंबल बना के दिखाता हूँ. दिस इज अ सिंबल फॉर अ ऑप एम्प. Let me call this V1, V2. This is, let's say, plus VCC minus VE, and this is my output voltage. This is a symbol for my operational amplifier. अब अगर इस ऑप एम्प का गेन A है, तो इसकी आउटपुट पता क्या होगी? यहाँ पर क्या है हमारे पास? we have two input terminals V1 and V2. So output is A multiplied with V1 minus V2. So just try to get the difference between these two. यहाँ पर क्या होगा? जो भी इनपुट दे रहे थे वो एज इट इज एम्पलीफाई हो रही थी बाय गेन. बट यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों इनपुट्स का डिफरेंस को हम एम्पलीफाई कर रहे हैं. इसको जनरली लिख देते हैं ऐसे A into VID. VID stands for differential input voltage. तो अब आपका जो ये ऑप एम्प है, इस ऑप एम्प को हम बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं. देयर आर n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ऑप एम्प्स. फॉर एग्जांपल, समिंग करना है आपने, समिंग एम्पलीफायर, सबट्रैक्टिंग एम्पलीफायर, मल्टीप्लिकेशन, लॉग, एंटी लॉग, इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, साइन वेव टू स्क्वायर वेव टू सॉ वेव, जो मर्जी एप्लीकेशन हो. बहुत सारी n नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं जो हमारा एक ऑपरेशन एम्पलीफायर कर सकता है.
इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, उसमें आपके पास जो सिलेबस में अभी क्या है, आइडियल ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प क्या होते हैं, और उसकी कुछ एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग का मतलब क्या है, कंसेप्ट में आपको जस्ट ब्रीफिंग दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा अभी कि जो मेरी इनपुट यहाँ पर पॉजिटिव लगी है ना, तो इसको बोलते हैं हम नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल है इसका मतलब क्या है, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, और जो नेगेटिव वाला है इसको बोलते हैं हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल। तो अब अगर मैं सपोज करो इनपुट लगाता हूँ V1 इज इक्वल टू 5 वोल्ट, सपोज एग्जांपल देख लेता हूँ, V2 मैंने कर दिया 0, और सपोज करो गेन मेरा A कितना है 100, तो आउटपुट कितनी आएगी बताइए। If V1 is 5, V2 is 0, gain is 100, what will be the output? 500. 500. If I say V1 is 0, V2 is 5 and A is 100, तो आउटपुट कितनी होगी? -500. दोनों में आपको डिफरेंस दिखा कुछ, कि पहले वाले केस में आपकी आउटपुट +500 थी, मींस देयर इज नो फेज चेंज ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट, दे आर इन सेम, बट फॉर द सेकंड केस आउटपुट इज इन्वर्टेड 500। तो अगर आपने पॉजिटिव साइन वेव दी है तो आउटपुट के ऊपर क्या मिलेगी, आपको उल्टी साइन वेव मिलेगी विद एम्प्लीफाइड वर्जन। तो अगर मैंने किसी सिग्नल में V1 को, V1 इज द इनपुट वोल्टेज एंड V2 इज केप्ट ग्राउंड, तो ये आपका जो एम्पलीफायर बनेगा इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। क्या मतलब हुआ कि अगर मैं V1 के ऊपर कुछ भी वोल्टेज लगाऊं, 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट जो भी वोल्टेज लगाऊंगा, और V2 को ग्राउंड कर दूंगा, तो आउटपुट के ऊपर जो वोल्टेज आएगी वो उसको इन्वर्ट नहीं करेगी, सेम रखेगी। अब क्वेश्चन आएगा सर अगर मैंने V1 के ऊपर -2 लगा दी तो क्या होगा? If suppose V1 is -2 and V2 is 0, gain A is 100, तो आउटपुट क्या आएगी? -200। Minus आप बताओ ये इन्वर्टिंग ऑप एम्प हुआ नॉन इन्वर्टिंग हुआ? non-inverting. Non-inverting, because input was also negative, output is supposed to be negative, so there is no phase change. So whenever there is no phase change from the input to the output, we will always say it is a non-inverting op amp. Got it? Yes, sir. Now if I do the reverse, if I say if my V1 is grounded and V2 is input voltage, then in this configuration we call it as inverting op amp. So what it means कि V2 पे जो भी लगाऊंगा आउटपुट मुझे उसकी उल्टी मिलेगी, +5 लगाया तो माइनस में मिलेगा, -5 लगाया तो प्लस में मिलेगा, मल्टीप्लाई गेन करके डेफिनेटली। ठीक है, तो आपको इस सिलेबस में एक ये पार्ट है कि इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। देन ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑप एम्प के कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है यहाँ पर कि जो मैंने आपको बताया V0 क्या है आपके पास, AVID है ना, तो इसी को आपको मैं अभी 1 मिनट में बता देता हूँ कि V0 इज इक्वल टू मैंने लिखा A इंटू V1 माइनस V2 और A इंटू VID। तो ये आपकी क्या होगी, डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज, और ये आपकी क्या है, आउटपुट वोल्टेज। तो जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं उसको कैसे बनाते हैं कि इनपुट चेंज कर तो आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है ना, इट्स द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर मैं यहाँ पर प्लॉट बनाता हूँ आपके लिए, ये मान लो मेरी आउटपुट वोल्टेज है, ये मेरी इनपुट वोल्टेज VIT, तो यहाँ पर जो भी प्लॉट बनेगा ये मैंने मान लो ऐसे बना दिया कुछ, तो ये जो लाइन होगी इसकी स्लोप कितनी होगी बता सकता कोई? इस लाइन की स्लोप कितनी होगी? जस्ट रिकॉल योर y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपने जो पढ़ा होगा मैथ्स में। अगर ये आपका V0 इज इक्वल टू AVID है प्लस 0 है ना, तो ये स्लोप क्या हो गया, A हो गया। Yes, sir. Yes, Right. sir. तो अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि अगर मेरा डिफरेंशियल इनपुट वोल्टेज VID, इफ आई इंक्रीज द VID तो क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगी डेफिनेटली है ना, तो वो बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर एक चीज होती है कि वी विल गेट अ मैक्सिमम वैल्यू हियर एज वेल एज, इसको हम क्या बोलते हैं पता है, विल कॉल दिस एज प्लस V सैचुरेशन,
This is minus V saturation. This is equal to my supply voltage. This is equal to my minus supply voltage. तो जो आपको देखो मैंने पीछे सिंबल बनाया था, ये लिखा था प्लस VCC और माइनस V लिखा था ना, तो यहाँ पर हमें दो वोल्टेज चाहिए होती हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. किसके लिए? फॉर बायसिंग द ऑप एम्प. ये इनपुट नहीं है हमारे पास. तो इफ यू रिकॉल बैक टू ये डायोड, हमने क्या बोला था? हमने जब फॉरवर्ड बायस किया, रिवर्स बायस किया, तो बायस का मतलब क्या है? अप्लाइंग अ वोल्टेज टू मेक द डिवाइस ऑपरेशनल. तो यहाँ पर जो ऑप एम्प है, इस ऑप एम्प में जब मैं प्लस VCC लगा रहा हूँ या माइनस V लगा रहा हूँ, दिस इज नॉट द इनपुट वोल्टेज, दिस इज अ वोल्टेज टू बायस दैट ऑप एम्प. तो हम बायसिंग में जब पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की बायसिंग, तो आपको कांसेप्ट क्लियर होगा कि बायसिंग का मतलब क्या है, कि हम उसमें एक क्यू पॉइंट को फिक्स करते हैं. तो हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्यू पॉइंट कैसे सेट होता है. फॉर द टाइमिंग जस्ट थिंक ऑफ इट कि आपके पास ऑप एम्प के अंदर दो सप्लाई वोल्टेजेस हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एंड दिस सप्लाई वोल्टेज मेक द ऑप एम्प टू ऑपरेशनल, एंड वी कैन नॉट गेट एनी वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज मोर देन प्लस VCC और मोर देन माइनस VCC, क्योंकि ये हमारी अपर बाउंड्रीज हैं. तो ये मेरे जो आपको मैंने बनाया, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑप एम्प. इट्स क्वाइट सिंपल, कुछ नहीं है इसके. सो ये हो गया आपका सारा एनालॉग का पार्ट जो हमने करना है सिलेबस के अंदर. नाउ लेट्स मूव टू द डिजिटल पार्ट. अब डिजिटल तो आपका बहुत फेवरेट पार्ट होगा, मुझे पता है आप लोगों ने काफी किया भी हुआ पहले. कि एक तो हमने पढ़ना नंबर सिस्टम. पढ़ा हुआ आप लोगों ने नंबर सिस्टम अपने? यस सर. कौन कौन सा पढ़ा हुआ है? बाइनरी पढ़ा हुआ है? बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल तीनों पढ़े हुए हैं? Yes, sir. वेरी गुड. Yes, sir. तो हमने जो जब डिजिटल स्टार्ट करेंगे तो हमारा पहला काम क्या होगा कि नंबर सिस्टम्स के रिप्रेजेंटेशन, देन आपके पास योर एसओपी फॉर्म, पीयूएस फॉर्म. एसओपी पीयूएस पढ़े हुए आपने? सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम. यस सर. वो करेंगे. फिर उनको मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं के मैप्स. वो शायद नहीं पढ़ोगे आपने. नो सर. नो सर. के मैप्स No, sir. आपने बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा, नो सर. यस सर. है ना? बूलियन अलजेब्रा पढ़ा होगा. यस सर. यस सर. तो जो बूलियन अलजेब्रा है वो करता क्या है? आपके फंक्शन को मिनिमाइज करता है, छोटा करता है ना? अब सेम काम हम कर सकते हैं किससे? विद द हेल्प ऑफ के मैप्स. और के मैप्स जब आपको सिखाएंगे तो आप कभी बूलियन अलजेब्रा को फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि के मैप इज वेरी वेरी सिंपल एंड इट ऑलवेज रिजल्ट इन द मिनिमल एक्सप्रेशन. अगर प्रोवाइड आपने ग्रुपिंग सही की है, एंटी सब सही की है, तो के मैप आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है. तो इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे, विल स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स जो आपने पहले पढ़े हुए हैं. जैसे आपको रिकैप देंगे एंड, और, नॉट, नैंड, नॉर, एक्सऑर, एक्सनॉर, राइट. 7 गेट्स हैं, सातों पढ़ लेंगे हम, हर एक का टू टेबल कर लेंगे. फिर जो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें पता क्या है? इंटरेस्टिंग इसमें ये है कि भी जो हमने गेट्स पढ़े, गेट्स में एक तो आपने बेसिक गेट्स पढ़ोगे, है ना? एक पढ़ोगे यूनिवर्सल गेट्स. कौन से होते हैं यूनिवर्सल गेट्स पता है आपको? एनीवन? बोलो. चलो बेसिक गेट्स बोलो पहले, कौन से पढ़े? एंड पढ़ा होगा, and or Sir, NAND and NOR. nor यूनिवर्सल गेट्स होते हैं नैंड NAND and NOR. NAND and NOT. और स्पेशल गेट्स और कौन से होते हैं इसके अलावा? XOR. XOR, XOR. XOR, एग्जाम. अब मुझे कोई ये बताओ कि यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है? ये सबके फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं बाकी. यस, यूनिवर्सल गेट का मतलब क्या है कि इसको यूज करके मैं कोई भी फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकता हूँ. तो ये मेरा जो नैंड गेट है और जो नॉर गेट है, it can be converted either into an AND gate or an OR gate or a NOT gate. Similarly, this also can be AND or NOT. You can use it. कैसे करने को बताएगा जरा मुझे. एक एग्जांपल ले लेते हैं. Let's give you example कि NAND गेट को कन्वर्ट कर दिखाओ मुझे into OR gate. सर बोलो. इस साल के सिलेबस में तो नहीं था, हमने गेट तो नहीं किया इस साल के सिलेबस में. जो पिछले साल के सिलेबस में था उन बच्चों ने किया था. अच्छा चलो कोई बात नहीं, आप नथिंग टू वरी. हमने किसने किया या किसने नहीं किया या किसने अच्छे से नहीं किया, हम सारा का सारा डिटेल में ही करेंगे. ठीक है. अभी हम क्या, अभी आपको बताया था कि नैंड गेट क्या होता है. एग्जांपल देते हैं. नैंड गेट इज अ एंड, अभी जो पीछे बनाया था उसका उल्टा. नैंड में क्या होगा कि जब सारी इनपुट्स हाई हैं तब आपकी आउटपुट लो आएगी, बाकी जगह क्या आएगी? तो एंड के आगे अगर डॉट लगा दो, आपने एंड गेट पढ़ा था ना, तुम पीछे पढ़ा था मैंने आपको. एंड गेट के आगे एक नॉट लगा दो तो क्या बन जाता है? नैंड बन जाता है.
ये मेरा एंड है, ये मेरा नॉट है। नॉट का मतलब क्या है? इन्वर्टर। तो अगर यहाँ पर मैंने ए दिया, बी दिया, तो आपकी आउटपुट क्या होती है यहाँ पर? ए डॉट बी। और जब नॉट कर देंगे तो ये बन जाएगा ए डॉट बी का बार कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका ये आउटपुट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इसको बोला कि नैंड गेट इज माय यूनिवर्सल गेट, तो जस्ट उसको प्रूव करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था कि चलो नैंड गेट को एज ऑर गेट बनाते हैं। तो मुझे ऑर गेट का टेबल पे आना चाहिए पहले, है ना? तो ऑर गेट कैसा होता है? ए बी वाई 0 0 0 1 1 0 1 1। ऑर गेट में होता है कि अगर सारी की सारी इनपुट 0 है तभी आपकी आउटपुट 0 है, अदरवाइज एक भी आउटपुट 1 पे आपकी आउटपुट 1 है। ये मेरा किसका टेबल है? ऑर गेट का। और ये किसका है? मेरा नैंड गेट का। तो मैं आपको टास्क क्या दिया है करने के लिए अभी, कि आपने नैंड गेट को और गेट की तरह बिहेव कराना है। मींस इस गेट टाइप का गेट जो इसका ये बिहेवियर है, इसको आपने इस तरह में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए सिंपल, सबसे सिंपल तरीका क्या आपको बताता हूं मैं अभी। जो आपका और गेट होता है, इसको क्या लिखते हैं? एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू a प्लस बी। ये सबको पता है और गेट के बारे में, है ना? Yes. हमने क्या लिखना है यहाँ पर? एक नैंड गेट बनाया। अब नैंड गेट से मुझे आउटपुट चाहिए, क्या चाहिए आउटपुट मुझे? a प्लस बी। तो ये मेरे बनेगा नैंड टू। और लेकिन ये a प्लस बी करने के लिए मुझे इनपुट क्या दो इस गेट को, वो नहीं मुझे पता। तो जस्ट फोकस ऑन योर माइंड कि आपका जो ये नैंड गेट है ये करता क्या है? a डॉट बी का होल बार। या अगर डी मॉर्गन थ्योरम आती है तो क्या बनेगा? ये a डॉट बी का बार खोलेंगे तो क्या बनता है? ये पढ़िए डी ए बार मॉर्गन प्लस बी बार। A bar plus B. ये तो पढ़िए डी मॉर्गन थ्योरम सबने। कोई ऐसा बोले इसको डी मॉर्गन थ्योरम नहीं आती? चलो, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान से, ये नैंड गेट की आउटपुट या तो होगी a बार प्लस b बार, या होगी a डॉट b का होल बार। अब मेरे को चाहिए क्या? डिजायर्ड मेरे को क्या है? दिस इज माय डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, तो अब मुझे डिजायर्ड ये है कि a प्लस बी चाहिए, पर यहाँ पर तो क्या है? a बार प्लस b बार। तो अगर मैं यहाँ पर इनपुट a बार दे दूं और b बार दे दूं, तो मुझे बताओ आउटपुट क्या होगी? मींस यहाँ पर आप a भी दे थे ना, अब मैं कह रहा हूं नहीं, आप एक नैंड गेट लो, यहाँ पर दो a बार, यहाँ पर दो b बार, तो यहाँ क्या बन जाएगा? a बार डॉट b बार का बार बन जाएगा, है ना? क्योंकि नैंड गेट में जो भी Yes. होते हैं यस सर। सब बार हो जाता है डॉट के। तो ये इसको डिमोर्गन लॉ क्या बन जाएगा? a डबल बार प्लस b डबल बार बी। और a प्लस b। तो मेरे को ये डिजायर्ड था। Yes, sir. तो हमने क्या किया? हमने नैंड गेट बनाया और उसकी इनपुट दे दी a बार b बार। अब क्वेश्चन ये आएगा कि a बार b बार मैं कहां से लेके आऊं? वो भी मुझे नैंड गेट से लेके आने। तो मैं क्या करूंगा? मैंने बैक ट्रैक करके एक और नैंड गेट लगाया यहाँ पर, एक यहाँ लगा दिया। अब मुझे फोकस करना है कि अगर नैंड गेट की आउटपुट मुझे एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इनपुट क्या दूं मैं? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल फोकस ऑन दिस टेबल ऑफ नैंड गेट। तो इस नैंड गेट टेबल पे देखो ध्यान से, सॉरी, तो नैंड का टेबल आपके पास, इसमें देखो जब आपके पास a b 0 0 है तो आउटपुट क्या आ रही है? 1। 1 a b 1 1 है तो आउटपुट क्या आ रही है? 0. 0 मींस अगर a इज इक्वल टू b है तो आउटपुट क्या आ रही है? उसकी कॉम्प्लीमेंट आ रही है। Yes, sir. yes sir इफ आई डू दिस थिंग कि ये जो दो इनपुट्स हैं इसके, इनको शॉर्ट कर दूं और यहां पर फीड करूं a, तो क्या हो गया? अगर a 0 होगा मान लो तो 0 0 0 0 पे क्या मिलेगा? 1। a 1 हुआ, 1 1 पे क्या मिलेगा? 0। 0. So it 0 means if I short the two inputs of a NAND gate, it will act as an inverter or not gate. Yes, sir. Similarly, do what this also. तो ये मेरा काम हो गया एक्टिविटी कि मैंने क्या किया? एक NAND गेट को एज अ OR गेट बना दिया, जिसमें मैंने 3 NAND गेट यूज किए। एक NANड गेट क्या कर रहा है? ये a को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, दूसरा b को कर रहा है, तीसरा उन दोनों को क्लब करके a प्लस b दे रहा है। तो दिस इज जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल आई हैव शोन यू कि हम इस टाइप का कन्वर्शन करेंगे।
क्लियर है यहाँ तक? Yes, लेट्स sir. स्टॉप, आई थिंक आपका क्लास टाइम हो गया है ना? We are having lecture till 8:40, sorry 9:40 तक है ना क्लास आपका? यस सर। तो ठीक है, Yes, लेट्स फाइंड अप नाउ. We will meet tomorrow है ना? 8 o'clock आपका लेक्चर है मॉर्निंग में. यस सर। चलो ठीक है बच्चों, टेक केयर. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir. सर इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ पे मिलेगी? हाँ बिल्कुल मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग की टेंशन मत लो, सब मिल जाएगा.